Hi everyone, this is Monica Agarwal, lecturer in commerce from GGSSS Hisar. My dear students, today we are going to study a very interesting chapter, that is delegation of authority. अब तक हम ऑर्गेनाइजिंग को कर रहे थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन। हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, और साथ ही हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ऑर्गेनाइजिंग आपको पता है कौन सा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग? दूसरा किसके बाद आता है? प्लानिंग के बाद आता है। और एक बात और आपको अच्छे से पता चल गई होगी अब तक, क्या कि हम प्लानिंग में सोचने का काम करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, है ना, दिमाग से काम करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग उसी को एक प्रैक्टिकल शेप देना है, उसको वाकई में काम करना शुरू कर देना होता है, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के लिए। अब देखिए, जब अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की बात आती है तो उसमें थोड़ा सा मैं उसमें फ्लैशबैक में चलती हूँ। क्या करते थे हम उसमें? हम करते थे आइडेंटिफिकेशन, है ना, काम को हम पहचानते थे, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटते थे, फिर हम ड्यूटीज असाइन करते थे, रिलेशनशिप बनाते थे, ये काम हम करते थे। अब देखिए, एक मैनेजर के लिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का काम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन से मिलकर नहीं बना, कई लोगों से मिलकर बना है, तो उसका काम भी कितना है? बहुत ज्यादा काम हो जाता है। अब क्योंकि बहुत सारा काम है, एक इंसान की तो कैपेसिटी एक हद तक ही होती है ना, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब एक इंसान अगर काम करे ही जाएगा, अकेला ही करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, एट लास्ट क्या होगा? या तो कोई काम छूट जाएगा या फिर उसमें गलती हो जाएगी, है ना। जो काम अगर आपको थोड़ा काम दिया जाए तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको काम बहुत ज्यादा दे दिया जाए तो आप उसे अच्छे से नहीं कर सकते। उस काम में गलती होने की भी संभावना रहती है और छूटने की भी संभावना रहती है। तो बेटर क्या रहता है फिर इसके लिए? अच्छा ये है कि अगर हमारे पास ज्यादा काम है तो हम क्या करें? हम अपने में से थोड़ा सा काम जो है वो दूसरों को दे दें, है ना, लेकिन काम चोरी नहीं करनी है। हमारे पास ओवरलोडेड है हम, तो हम काम क्या कर रहे हैं? दूसरों को दे रहे हैं। तो हमने अपना काम जब दूसरों को दे दिया तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन यहाँ पे हमने खाली काम ही नहीं देना, उस काम को करने के लिए हमने अथॉरिटी भी देनी है। अब वो कैसे देनी है? चलिए, इस चीज पे बिजनेस का एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपके घर का एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ। अब घर पर आपके लिए खाना कौन बनाता है? आपकी मम्मी। अब मम्मी खाना बनाती हैं तो सब्जी वगैरह आप कट करते हो? नहीं, कुछ नहीं, मम्मी सारा काम करती हैं। मम्मी सब्जी भी लाती होंगी, मम्मी खाना भी बनाती हैं, कट भी करती हैं, आपको सर्व भी करती हैं, सब काम मम्मी अकेले करती हैं, ठीक है। अब चलिए, अब होता क्या है कि आपके घर में गेस्ट ने आना है, ठीक है। अब गेस्ट का आपके घर में डिनर है, आपको दोपहर के बाद पता चलता है कि आपके घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, लगभग 4-5 लोग आपके घर पे आने वाले हैं, और ऑलरेडी आप घर में भी 4-5 जने हैं, ठीक है। अब 4-5 जने आप घर के हो गए, 4-5 जने आपके गेस्ट हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए? 5-5 मान लो। तो हम ये मान के चलते हैं कि 8 से 10 लोग जो हैं वो हो गए। अब जहां आपकी मम्मी 4 या 5 लोगों का खाना बनाती थी, अब उन्हें कितने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा? अब उन्हें 8 से 10 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। अब देखो, शाम होने वाली है, अब वो अकेली हैं, उन्हें घर भी ठीक करना है, मार्केट से सब्जी भी लानी है ना, उन्हें कट भी करना है, और उन्हें पकाना भी है, आटा भी गूंदना है, सारे काम करने हैं। अब क्या करें? अब मम्मी अकेली करेंगी तो काम पूरा भी नहीं होगा और अच्छे से भी नहीं होगा। तो मम्मी क्या करती हैं कि आप लोगों को, जो सब घर में जने हैं, सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट देती है। किसी एक को बोलती है तुम घर की साफ सफाई करो, एक को बोलती है तुम मार्केट जाओ, एक को बोलती है मेरे साथ किचन में हेल्प करो, है ना। इस तरीके से काम को बांट दिया जाता है,
कि भाई थोड़ा थोड़ा काम सब करते हैं तो जल्दी से काम भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपकी ड्यूटी उसमें क्या लगती है? आपकी ड्यूटी उसमें लगती है, आपको 500 रुपये दिए जाते हैं और आपको ये कहा जाता है कि आप मार्केट जाएं, मार्केट में जाकर आपको सब्जियां वगैरह लेकर आनी है। अब आपकी मम्मा ने आपको एक लिस्ट दे दी बना के कि भाई 4-5 तरीके की सब्जियां हो, कुछ मीठा भी हो खाने के लिए, और जो मम्मी ने सब्जियों के नाम बोले हैं और जितनी क्वांटिटी बोली है वो आपको लेकर आनी है। आप मार्केट जाते हो, जो मम्मा ने आपको बोला, आपके पास पैसे लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन जितना सामान आपकी मम्मी ने आपको लाने के लिए बोला था उतना सामान उतने पैसों में नहीं आ रहा। अब क्या करें? अब तो मुश्किल खड़ी हो गई। अब आपको क्या करना होगा? अब आप वापस से घर जाओगे, ठीक है। अब घर जाके आपने अपनी मम्मी को बताया, भी मम्मी ये तो सामान नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? तो या तो आप घर जाओगे, या अगर आपके पास फोन अवेलेबल होगा तो आप फोन भी कर सकते हो, है ना, लेकिन टाइम तो लगेगा ना उनमें पूछने में, करने में, टाइम तो हमारे पास है नहीं ज्यादा। चलो फिर भी मान लो कि आप घर चले गए, अब आपने पूछा तो आपकी मम्मी कहती हैं कि भाई ठीक है ये नहीं तो ये ले लो। अब आप गए तो वो चीज भी नहीं आपको मिल रही थी, फिर आप दोबारा तिबारा इस तरीके से 2-3 बार आपके चक्कर लग जाते हैं, तो काम नहीं होने को आया। अब क्या है कि अब आप कहते हो कि मम्मी ठीक है फिर जो मिलेगा हम या तो वो ले आते हैं, भी कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, टाइम होता जा रहा है, लोग आ जाएंगे फिर क्या खिलाएंगे हम उनको। तो आपकी मम्मी आपको परमिशन दे देती है कि ठीक है तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, तुम्हें इतनी सब्जियां लेकर आनी है, इतना सब कुछ लेकर आना है, तुम अपने अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले लो और मैनेज कर लो। तो अब यहाँ पे जो आपकी मम्मा ने आपको पावर दी, जो आपकी मम्मी ने आपको काम दिया प्लस उस काम को करने की पावर दी, है ना, 500 रुपए दी और आपको डिसीजन लेने की पावर भी दी कि आप अपनी मर्जी से सामान लेकर आ सकते हो उसमें, वो हमारा क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यही चीज है। और यहाँ पे अब बिजनेस भी सेम ऐसा है। बिजनेस में मम्मा की जगह किसने ले ली है? मम्मा की जगह ले ली मैनेजर ने। अब मैनेजर इतना सारा काम खुद तो नहीं करेगा, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देगा, ठीक है ना। अब जब उसने अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया तो वो उनको करने के लिए उसकी थोड़ी थोड़ी पावर्स भी देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। मुरे बताते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। मुरे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क्स टू अदर्स। जैसा अभी हमने पढ़ा है ना, हमने भी यही किया ना कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? दूसरों को काम देना, असाइन करना, ठीक है, एंड गिविंग देम अथॉरिटी टू डू इट, और साथ ही उस काम को पूरा करने के लिए अधिकार भी देना। तो ये हमारी क्या कहलाती है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मीन्स यहाँ से दो बातें निकल कर आती हैं सामने कि एक तो हमें काम दूसरों को देना है, साथ ही साथ हमें उस काम को पूरा करने के लिए उनको राइट्स भी देने हैं। ये बात आपको साथ में इसमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए बच्चों, एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम इसके एलिमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। एलिमेंट्स होते हैं कि जिस चीज से वो मिलकर बना है उसको हम क्या बोलते हैं? वो एलिमेंट्स बन जाते हैं। जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, किन किन चीजों से मिलकर बना है ना, वो हमारी क्या हो गई? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गई। तो यहाँ पे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। एक किस्म से अगर मैं यहाँ पे एक फ्यूनल टाइप सा बना लूं, ठीक है, अब फ्यूनल में क्या चीज आ जाती है? यहाँ पे 3 चीजें आ गई हमारी। क्या? एक हमारी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दूसरा हमारी क्या चीज आ जाती है? अथॉरिटी, और तीसरी हमारी आती है अकाउंटेबिलिटी। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो फिर इसमें से क्या निकलकर सामने आता है? फिर आता है इसमें से निकलकर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, है ना।
चलिए अब हम इन पे वन बाय वन बात करते हैं कि क्या चीजें हैं ये। बड़े सिंपल से और कॉमन से वर्ड है। चलिए सबसे पहला हम उठाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको अगर कोई काम दिया गया है, उस काम को पूरा होना चाहिए, ये जिम्मेवारी है आपकी। तो ये क्या चीज है आपकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो काम आपको दिया गया है वो सही ढंग से पूरा हो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लेकिन देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी छोटा सा ट्विस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है कि अगर हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है, ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे अगर एक तो लग जाए 4 और एक लग जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे 2, तो आपको पता है कि इनकी सेंस ही बदल जाती है, इनके मायने ही बदल जाते हैं। क्या चीज होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 आपकी क्या चीज है कि जो आपको काम दिया गया था वो काम सही ढंग से पूरा होना चाहिए, तो वो आपकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी 4। मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पर ए जो है, एक ये मैनेजर है, ठीक है, उसके नीचे एक बी है, एक सी है ना, और ए का भी एक बॉस है। अब बॉस ने क्या किया कि ए को काम दिया, ए ने आगे वो काम किसको दे दिया? बी को दे दिया, ठीक है। अब ए ने जो काम बी को दिया वो काम पूरा होना चाहिए, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसका मतलब वो काम पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 को हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका एक और नाम भी है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 को हम क्या कह सकते हैं? ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब दूसरी बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, कि काम जिसको दिया गया था, अब वो काम सही ढंग से पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसकी जवाबदेही किसको देनी है? इसकी जवाबदेही देनी है जिस पर्सन को अल्टीमेट काम दिया गया था। मतलब बॉस ने पहले काम किसको दिया था? ए को दिया था, है ना, ए ने आगे बी को दिया था। अब बी की जिम्मेवारी कितनी थी? ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तक थी कि वो काम सही ढंग से पूरा करना है, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? वो रहेगी ए की। तो इसका मतलब हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है, इसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अंतिम जिम्मेवारी जो है वो उसी की रहती है जिस पर्सन को वो काम सौंपा गया था, ठीक है। चलिए ये हुई बात अब किस चीज की? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या चीज है? देखिए यहां से मैं इसको हटा देती हूं। अब देखिए अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी को हम ये कह सकते हैं राइट टू टेक डिसीजन, है ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी को पावर दे रहे हैं कि भी आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो, दैट इज योर अथॉरिटी। कि इसने इसको काम दिया, बॉस ने ए को दिया, ए ने बी को दिया। अब बी को क्या है कि वो वहां पे पावर दी जा रही है। जैसे अभी मैंने घर का एग्जांपल दिया था ना, वहां आपकी मम्मा ने आपको परमिशन दे दी थी कि भी आप अपनी मर्जी से अपनी सब्जियां वगैरह ले आओ, तो वो क्या था? आपको अथॉरिटी मिली थी। ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगर ये कोई काम कर रहा है तो इसको ए ने परमिशन दे दी है कि भाई आप अपनी मर्जी से अपना फैसला ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखना क्या पड़ता है, जो अथॉरिटी है ना वो पोजीशंस के साथ चलती है। जैसे जैसे पोजीशन बदलेगी वैसे ही आपकी जो पावर्स हैं वो भी आपकी क्या हो जाती हैं? वो भी बदल जाती हैं। अथॉरिटी इज द की ऑफ मैनेजरियल जॉब। अब इसको यूं क्यों कहा जा रहा है?
अब देखिए कंपनी में अगर कोई वर्कर होता है तो क्या उसको डिसीजन लेने की पावर होती है? नहीं, उसको कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं होती। जैसे जैसे आपकी अपर लेवल आता है पावर्स वहीं पे होती हैं। तभी मैंने कहा कि पोजीशन के साथ साथ पावर्स चेंज होती हैं, अथॉरिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो मैनेजरियल नॉन जो हम जहाँ पे हम डिसीजन नहीं ले सकते, दैट जॉब इज नॉन मैनेजरियल जॉब, है ना। और अथॉरिटी किसके साथ जुड़ी हुई है? मैनेजरियल जॉब के साथ। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? अथॉरिटी इज द की ऑफ मैनेजरियल जॉब। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। दूसरा एलिमेंट, दोनों चीजें जरूरी थी ना कि काम भी बांटा और उसको काम को पूरा करने के लिए हमने क्या करा? अथॉरिटी भी दी है। तीसरी चीज अब क्या आ जाती है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अभी मैंने बताया था जवाबदेही, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? जवाबदेही, कि वो काम सही ढंग से पूरा हुआ या नहीं हुआ, इसकी जवाबदेही इस एग्जाम्पल में किसकी थी? ए की थी, क्योंकि जिसको काम सबसे पहले दिया गया था, जिसने अधिकार दिए हैं, उसी व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी रहती है, वही जवाबदेह है, दूसरा जवाबदेह नहीं हो सकता। मीन्स कि आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो कर दिया, लेकिन अगर आप सोचें कि आपकी अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई तो ऐसा नहीं है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? जिसने आपको काम दिया था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उसी की ही रहेगी। तो अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसेस होती है वो हमेशा एक सीक्वेंस में चलती है, कभी भी आप स्टेप्स ऊपर नीचे नहीं कर सकते। कभी आप ये नहीं कर सकते कि पहले फर्स्ट स्टेप चलोगे फिर सीधा 4 पे पहुंच गए फिर सीधा 8 पे पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता। 1 बाय 1 आपको इस पे स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। तो सबसे पहला उन्हीं चीजों से, जो एलिमेंट्स है ना इसके 3, उन्हीं से मिलकर हमारी प्रोसेस बनी हुई है। सबसे पहला एलिमेंट क्या था हमारा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके आगे हमने क्या लगा दिया? असाइनिंग। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या है? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि काम ज्यादा है, हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? फिर हमने उनको काम को बांट दिया है ताकि काम भी अच्छे से हो जाए और उसमें दिक्कत भी ना आए, है ना। कोई छूटे भी नहीं, गलती भी नहीं हो, काम जल्दी भी हो और अच्छा भी होना चाहिए। दूसरी क्या चीज आ जाती है? ग्रांटिंग अथॉरिटी। अब जब वो आपने काम दिया है, उस काम को पूरा करने के लिए आपको क्या देना होगा? उनको अथॉरिटीज देनी होगी, आपको कुछ राइट्स देने होंगे कि वो डिसीजन ले सके। अगर आप राइट्स नहीं देते तो वो काम अच्छे से पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी बात जरूरी है कि आप उनको राइट्स भी दीजिए। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी, फिर से मैं आपको वो एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे बॉस है, बॉस ने काम दिया मैनेजर को, है ना। मैनेजर के पास नीचे है एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, ठीक है। अब बॉस ने किसको काम दिया? मैनेजर को। मैनेजर ने किसको काम दिया? एम्प्लॉय 1 को। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे किसकी रहेगी? बॉस के लिए। यहाँ पे बॉस के लिए अकाउंटेबिलिटी रहेगी मैनेजर की। मैनेजर ही उसको जवाब देगा, एम्प्लॉय 1 उसको जवाब नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इसकी जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, इसकी प्रोसेस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट पॉइंट है इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब देखिए काम ज्यादा था, हमने काम को बांट दिया, है ना। काम को हमने बांटा तो वो काम डिसीजन लेने की पावर भी हमने उनको दी है, तो काम हमारा और भी अच्छे तरीके से हो रहा है। वर्कर्स जब हमारे साथ हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे साथ हैं, उनके स्किल्स का भी हमें फायदा हो रहा है। तो उससे जो हमारा मैनेजमेंट है वो भी हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है। अब जब आपने मैनेजमेंट को आपने क्या किया कि जब आपने एम्प्लॉइज को ये पावर दी कि आप डिसीजन लें, अब वो डिसीजन लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ नया होता ही है, सिर्फ कोशिश होती है कि आप उसे पहचानो। हर एक के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एम्प्लॉइज को भी मौका मिला है
है ना, तो वो परिस्थितियां देख रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो उनमें उनका और विकास हो रहा है। वो आगे के लिए क्या बन जा रहे हैं, उत्तरदायी बन जा रहे हैं कि वो और अच्छे से उत्तरदायित्व को संभाल सकते हैं। अब एम्प्लॉइज को जब उनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो आगे बढ़ने लग रहे हैं, उनकी संस्था में एक अच्छी सी पहचान बन गई। जब एक संस्था में अच्छी पहचान बन जाती है तो आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आप आगे नाम हो। ऐसा चाहते हैं ना कि क्लास में टीचर आपको अगर प्रेज कर रहा है, आपने अच्छे नंबर लिए हैं, टीचर कहता है वेल डन, बहुत अच्छा किया तुमने, तो तुम सोचते हो कि नहीं हमारे नंबर कम नहीं होने चाहिए, हम और बढ़ाएं तो टीचर से और प्रेज मिलेगी। तो ऐसा ही एक कंपनी में एम्प्लॉइज के साथ भी होता है कि जब उन्हें अच्छा काम करने के लिए मिलता है और उनकी प्रेज की जाती है, उनकी पहचान बनती है, तो वो और काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, जो कि हमारी इसकी नेक्स्ट आ जाती है कि मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब देखिए कि अगर हम ये कहें कि जब हमारे एम्प्लॉइज बढ़ गए है ना, एम्प्लॉइज मोटिवेट हो गए, तो क्या हमारे एम्प्लॉइज ही आगे बढ़े हैं? नहीं, उससे खाली हमारे एम्प्लॉइज आगे नहीं बढ़े, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन आगे सक्सेस कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ही पूरा हमारा क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ठीक है, वो आगे से आगे बढ़ेगा। जहाँ पे इतने अच्छे वर्कर्स होंगे, जितने अच्छे एम्प्लॉइज होंगे, वो बिजनेस सक्सेस की तरफ होगा। और इसी के साथ इसका एक फायदा क्या होता है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब यहाँ पे क्योंकि आपने उनको अथॉरिटीज दे रखी हैं, आपने रिलेशनशिप डिसाइड कर रखा है, तो वहाँ पे मैनेजमेंट का अपने आप हायरार्की बन जाता है। जो सबऑर्डिनेट है, ऊपर सुपीरियर है, धीरे धीरे उनमें और अच्छी क्षमता आ रही है, तो उनको प्रमोशन से आप और ऑफिसर भी बना सकते हो। तो ये एक किस्म से मैनेजमेंट हायरार्की का बेस बनता चला जाता है। जब सब लोग आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं, सबको सबका काम पता है, तो कंपनी में उससे क्या हो जाएगा, बेटर कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा। आपने काम बांट रखा है, उसको काम करने के अधिकार भी दे रखे हैं, सारा काम स्मूथली चल रहा है, बॉस भी खुश है, एम्प्लॉइज भी खुश हैं। जब सारे खुश हैं तो आपस में तालमेल है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो फर्म भी ग्रो कर रही है, एम्प्लॉइज भी ग्रो कर रहे हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा सा चलता आ रहा है। तो अब नेक्स्ट हमारा आता क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ये सेम है, एक दूसरे के पर्यायवाची मानने लग जाते हैं इसको। पर ऐसा नहीं है, इनमें बहुत अंतर होता है। जरा से अंतर के कारण वो ये इनको मिक्स कर देते हैं, है ना। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि अब सेम कैसे नहीं है ये, हम वो देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या करते हो आप, अपना काम जो है दूसरों को दे देते हो, है ना, काम को आगे बांट देते हो, उसके लिए करने के लिए उसको अथॉरिटीज भी देते हो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इसमें भी आप काम दूसरों को देते हो। भाई फिर फर्क क्या हुआ, अभी तो मैंने कहा था डिफरेंस है, लेकिन मैं तो इनको सेम बता रही हूँ, है ना। लेकिन नहीं, डिफरेंस क्या है, चलिए उसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं हम। यहाँ पे ये कंपनी का एक मेन मैनेजर है, ठीक है। अब इसके दो डिपार्टमेंट हैं, परचेज एंड सेल्स। परचेज मैनेजर है अभी इसका, परचेज डिपार्टमेंट का, सेल्स का है सेल्स मैनेजर, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब परचेज मैनेजर के नीचे दो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कौन कौन है, ए और बी। इसके नीचे भी काम कर रहे हैं सी और बी। अब यहाँ पे अगर मेन मैनेजर जो है वो परचेज मैनेजर को अगर ये कहता है कि भाई, परचेज मैनेजर को कह रहा है कि तुम अपने एम्प्लॉइज खुद ही अपॉइंट कर लो, तुम्हारे को ये पावर दी जा रही है कि तुम अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज जो है वो खुद ही अपॉइंट कर लो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा हो गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। लेकिन अगर मेन मैनेजर इसको भी बोले, इसको भी बोले, मीन्स कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स में बोल दे कि भाई सब डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने जो भी हैं आपको एम्प्लॉइज, आप उनको खुद ही अपॉइंट कर सकते हो, तो फिर वो हमारा क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि ये एक पूरे
संगठन पे अप्लाई होता है, एक हिस्से पर नहीं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस पर अप्लाई हुआ? एक हिस्से पर हुआ। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन किस पर हुआ? पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर हुआ। क्योंकि ये एक हिस्से पर अप्लाई हुआ है तो इसके लिए एक कोड भी है। तो चलिए कोड क्या है? कोड है इफ वी डेलीगेट द अथॉरिटी वी मल्टीप्लाई इट बाय 2, क्योंकि हमने अभी आगे 1 या 2 को दी है, सारों को नहीं, है ना। लेकिन इफ वी डिसेंट्रलाइज इट वी मल्टीप्लाई इट बाय मैनी, कि अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं तो हम उसे कितनों से मल्टीप्लाई करते हैं? बहुत सारों से, क्योंकि वो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारी अप्लाई होती है। तो आइए चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन दी है इनकी हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं इसके बारे में? एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, कि हर एक वो चीज जो सबऑर्डिनेट्स की इम्पोर्टेंस को बढ़ा देती है। बढ़ाती कैसे है? जब आप उनको पावर देते हैं तो फिर उनकी इम्पोर्टेंस तो बढ़ गई ना, है ना। एंड वो क्या कहलाती है जो सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाती है? इज डिसेंट्रलाइजेशन। एंड एवरीथिंग विच गोज टू रिड्यूस, जो उनकी इम्पोर्टेंस को कम कर देती है, वो हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेंट्रलाइजेशन। ये हेनरी फ्योल ने दिया है। हेनरी फ्योल जानते हो कौन है? हेनरी फ्योल वो हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिन्हें आप 14 प्रिंसिपल्स याद करते हो ना, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये वही हेनरी फ्योल हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आप काम देते हो तो इससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो हर एक वो चीज जिससे उनका रोल बढ़ जाता है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, एंड जिससे उनकी कम हो जाता है इंपॉर्टेंस वो हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रलाइजेशन। चलिए अब अगर हम बात करते हैं इनकी फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स अब इसकी क्या क्या हो गई? अब आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक, तो है ना। तो चलिए हम इसकी फीचर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली फीचर इसमें अब क्या आ जाती है? वाइड स्कोप है इसका। वाइड स्कोप कैसे है ना? क्यों है इसका वाइड स्कोप? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, क्योंकि एक बड़ा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। तो दूसरी फीचर हम इसकी क्या कह सकते हैं कि ये पूरा कंप्लीट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। अब इससे क्या है? उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है, इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि आप उनको काम दे रहे हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी। अब जो मैनेजर है इससे उनका क्या हो जाएगा? वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस वर्कलोड हो जाता है ना। कितना अच्छा मजेदार बात। और सबसे मेन एक चीज जो है जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को अलग करती है वो है अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ट्रांसफर हो सकती है। तो ये सबसे जो मेन चीज है वो इसको यहाँ पे अलग करती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट।